ये कहानी है उस जबरदस्त संघर्ष की जो पूरे 200 साल तक चला। ये कहानी है उस आग की जो करोड़ों दिलों में सुलगती रही। और ये कहानी है उन अनगिनत शहीदों की जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी की सांस लेने का हक दिलाया। तो चलिए चलते हैं उस सफ़र पर और समझते हैं इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुस आए, उसकी सारी दौलत छीन ले और फिर उसी को अपना नौकर बना ले, और ये सब करते हुए ये कहे कि ये तो उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है, कैसा लगेगा? कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे देश की, लेकिन इस देश ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। तो बात शुरू होती है 17वीं सदी से। उस जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ दौलत थी, कारोबार था और दुनिया भर के लोगों की नजरें इस सोने की खान पर थी। साल 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत के किनारे पर आके रुका। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया और बस यहीं से शुरू हुआ एक एक करके पूरे भारत को अपने पंजों में जकड़ने का सिलसिला। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ ताकत का ही इस्तेमाल नहीं किया। उनका एक और हथियार था जो शायद तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही चालाकी भरा कानून था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा निशाना बनी झांसी। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस कानून के तहत झांसी को हड़पना चाहा तो रानी लक्ष्मीबाई ने वो कहा जो इतिहास बन गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस स्वाभिमान की गूंज थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी। और फिर आखिरकार वो ज्वालामुखी फटा, साल 1857। इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहना गलत होगा। सच तो ये है कि ये 100 सालों से लोगों के दिलों में दबी घुटन और गुस्से का एक जबरदस्त विस्फोट था। और इसकी चिंगारी एक बहुत छोटी सी बात से भड़की थी। हुआ ये कि भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफलें दी गईं और एक अफवाह फैल गई कि इन राइफलों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। ये खबर आग की तरह फैली। सैनिकों को लगा कि ये उनके धर्म पर सीधा हमला है और उन्होंने बगावत कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ से जो चिंगारी उठी, वो देखते ही देखते दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी तक एक बड़ी आग बन गई। मंगल पांडे की ललकार और रानी लक्ष्मीबाई की तलवार ने इस आग को और हवा दी। हालांकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, पर इसने आजादी का वो पहला बीज बो दिया था जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। इस विद्रोह के बाद भारत से कंपनी का राज खत्म हो गया और ये सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। 1857 के बाद लड़ाई का तरीका बदल गया। अब ये संघर्ष बिखरा हुआ नहीं था। अब ये संगठित आंदोलनों और दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन ताकतवर विचारधाराओं के जरिए आगे बढ़ने वाला था। पहले जहां भारतीय नेता अंग्रेजों को अर्जियां लिखते थे, वहीं अब आवाज बुलंद हो रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश में जोश भर दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब यह कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक सीधी मांग थी। तो अब आजादी के लिए दो बड़े रास्ते बन चुके थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी और उनका सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह। ये बिना हथियार उठाए सच्चाई की ताकत से दुश्मन के जमीर को जगाने की एक कोशिश थी। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका कहना था कि जुल्म का जवाब जुल्म की भाषा में ही देना होगा। लेकिन फिर साल 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हजारों निहत्थे लोग, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। उस दिन जो खून बहा, उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अंग्रेजों से किसी भी तरह की भलाई की उम्मीद करना बेकार है। इस घटना के बाद आज़ादी की लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई। जलियांवाला बाग के बाद ये संघर्ष अब कुछ नेताओं या क्रांतिकारियों तक सीमित नहीं रहा। ये एक जन आंदोलन बन गया जिसमें लाखों करोड़ों आम भारतीय सड़कों पर उतर आए। 390 किलोमीटर, जानते हैं ये क्या है? ये वो दूरी है जो महात्मा गांधी और उनके साथियों ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान पैदल तय की थी। मामला था नमक का,
अंग्रेजों ने नमक जैसी मामूली चीज पर भी टैक्स लगा दिया था। गांधी जी ने बस एक मुट्ठी नमक उठाकर इस कानून को तोड़ दिया। ये देखने में एक छोटा सा काम था, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। उसी दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस में एक अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि आज़ादी के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया और एक ही नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और फिर आया साल 1942। अब तक सब्र का बांध टूट चुका था। अब लड़ाई अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर थी। गांधी जी ने अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी दी, भारत छोड़ो, और पूरे देश को एक नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, या तो पूरी आज़ादी या फिर कुछ भी नहीं। तो अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां मंजिल तो मिली, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। ये वो पल था जिसमें खुशी भी थी और गम भी। जरा उस रात को महसूस कीजिए, 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब सारी दुनिया सो रही थी, तब भारत एक नई जिंदगी और आज़ादी के लिए जाग रहा था। दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराया गया और करोड़ों दिलों में 200 साल की गुलामी से छुटकारा पाने की एक बेमिसाल खुशी थी। लेकिन इसी जश्न के साये में एक बहुत गहरा जख्म भी था। वो था बंटवारे का जख्म। एक ही देश दो हिस्सों में बढ़ गया और इसके साथ ही शुरू हुआ इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक विस्थापन। लाखों लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ा। तो चलिए आखिर में एक नज़र डालते हैं उस कीमत पर जो इस आज़ादी के लिए चुकाई गई, और ये समझते हैं कि इस आज़ादी के आज क्या मायने हैं। ये आज़ादी हमें मिली है मंगल पांडे जैसे उन पहले शहीदों के बलिदान से, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं के शौर्य से, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जुनून से, और नेताजी जैसे दूरदर्शी नेताओं की कुर्बानी से, और हाँ, उन लाखों करोड़ों अनजाने चेहरों के बलिदान से भी जिनका नाम शायद इतिहास की किसी किताब में दर्ज नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली है। इसकी कीमत लोगों ने अपनी जान से, अपनी जवानी से और अपने खून से चुकाई है। असली सवाल ये है कि जिस आज़ादी के लिए इतनी जानें गईं, क्या हम आज उसकी सही मायने में कद्र कर रहे हैं? इसकी कीमत को समझना और इसे संभाल कर रखना, यही हम सबकी जिम्मेदारी है।